जो इकोनॉमी गिर रही है और अब संभलने वाली नहीं है, इसलिए नहीं संभलेगी कि जो अमेरिका जैसा देश आप पे इस तरह की पाबंदियां लगा रहा है। आपको अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए अमेरिका से कुछ सीखना पड़ेगा। आपको भी चीन पर पाबंदियां लगानी पड़ेंगी। क्या सरकार पाबंदियां लगाएगी? क्या सच में इंडिया में सबसे बड़ा रिसेशन आने वाला है और इकोनॉमी अब नहीं संभलने वाली है? इनके बयान पे पॉलिटिकल एनालिसिस करेंगे, साथ में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे और ग्लोबल एनालिसिस भी करेंगे कि मार्केट में अब आगे क्या हो सकता है, और टैरिफ वॉर की जानकारी लेंगे कि टैरिफ वॉर से इंडिया को क्या नुकसान हो सकता है या कोई असर होगा या नहीं। ये सब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और सबसे पहले चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, जिससे हम और आप ऐसे ही मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ट्रेड वॉर को समझते हैं कि जो ट्रंप ने सभी देशों पे टैरिफ लगाया है वो कितना जायज है और उस टैरिफ के चलते हमारी इकोनॉमी पे क्या असर हो सकता है और वो टैरिफ इंडिया के लिए कितना नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिस्ट नजर आ रहा है। सबसे पहले आप देखिए, चाइना दिख रहा है, चाइना पे 34% का टैरिफ लगाया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं यूरोपियन यूनियन दिख रहा है, यहाँ पे 20% का टैरिफ लगाया गया है। वियतनाम दिख रहा है, वियतनाम पे 46% का टैरिफ लगाया गया है। हम सबको पता है वियतनाम एक बहुत छोटा सा जो है कंट्री है और इनकी पूरी की पूरी इकोनॉमी इस 46% की वजह से कोलैप्स भी हो सकती है, क्योंकि इनका टेक्सटाइल का जो है बिजनेस है और ये पूरा का पूरा बिजनेस जो है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे इनका चलता है। बहुत छोटा कंट्री है और मतलब इकोनॉमिकल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए वियतनाम ने जो है नेगोशिएशन स्टार्ट कर दिया है। ये वियतनाम का इंटरनल मैटर है। ताइवान देखिए, ताइवान आपका 32% का टैरिफ लगाया गया है, जापान आपका 24%, इंडिया 26%। ठीक है, तो ऐसे करके आप पूरा का पूरा जो है लिस्ट देख सकते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है, सारे कंट्रीज पे ही जो है यूएसए ने टैरिफ लगाया है, किसी को भी छोड़ा नहीं है। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये वो टैरिफ दिखाया जा रहा है जो कंट्री यूएसए पे लगाती है, जैसे कि इंडिया 52% का टैरिफ लगाती है यूएसए पे, वैसे ही अगर आप देखेंगे तो चाइना 67% का टैरिफ यूएसए पे लगाती है। अब यहाँ पे कई लोगों के मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बाकी कंट्रियां तो यूएसए से ज्यादा टैरिफ ले रही हैं और यूएसए ने इतना टैरिफ लगा दिया तो क्या गलत किया। मैं एक लाइन में छोटा सा आंसर दूंगी। हम सबको पता है कि जो यूएसडी की कीमत है वो ज्यादातर देशों के रुपीस से जो है ज्यादा है। मतलब हमारे जो है, मतलब हमारी इंडिया का एग्जांपल ले लीजिए, एक यूएसडी की कीमत जो है 86 रुपए है। मतलब आप जो है वहां जाके अगर खरीदारी करेंगे तो वहां पे अगर आपको 1 रुपए की खरीदारी करनी है तो आपको 86 रुपीज जो है खर्च करने पड़ेंगे। तो अगर आप टैरिफ देखेंगे तो कुछ भी जो है ज्यादा नहीं है, क्योंकि यूएसडी की वैल्यू अपने आप में ही ज्यादा है। हम जो भी जो है यूएसए से खरीद रहे हैं वो ऑलरेडी हमें इतना महंगा मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका आईफोन है। लोग आईफोन के लिए मरते हैं, मतलब फीचर्स के नाम पे जीरो है लेकिन फिर भी लोग 1.5 लाख रुपए देते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस ज्यादा है। और ये प्राइस ज्यादा क्यों है? जाहिर सी बात है कि आपका जो आईफोन है ना वो यूएसए की कंपनी है और एप्पल यूएसए की कंपनी है और यूएसए के हिसाब से ही वो चार्ज करता है। तो आप देखो कि फीचर जीरो है लेकिन आप पैसा दे रहे हो 1.5 लाख रुपए, क्यों दे रहे हो? क्योंकि यूएसए में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहां से जो है आप इंपोर्ट करके ला रहे हो तो आपको महंगा पड़ रहा है। तो इस हिसाब से आप देखोगे तो कुछ भी ज्यादा नहीं लिया जा रहा है यूएसए से, क्योंकि आप जो वहां से सामान इंपोर्ट करके ला रहे हो वो आपको बहुत ज्यादा महंगे दामों पे मिल रहा है, जबकि यूएसए जो सामान हमारे यहाँ से खरीद के ले जा रहा है वो उसके रुपीस के हिसाब से उसको तो ऑलरेडी सस्ता ही पड़ रहा है, ऊपर से उसने इतना जो है टैरिफ भी लगा दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई फेयर डिसीजन है, बिल्कुल भी फेयर डिसीजन नहीं है। लास्ट बार जब यूएसए ने जो है टैरिफ लगाया था हम सबने सुना है, देखा है, बहुत बड़ा रिसेशन आया था। तो क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? ये हम लोग अभी आगे एनालिसिस करेंगे। अच्छा, ये तो टैरिफ की बात थी कि मुझे बिल्कुल भी फेयर नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग ये जानते हैं कि इंडिया पे जो है इस टैरिफ का कितना असर होने वाला है। देखिए, टैरिफ की पर्टिकुलरली बात की जाए तो हर कंट्री को टैरिफ लगाया गया है, लेकिन पर्टिकुलरली इंडिया की अगर आप बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग जो है 21 मिलियन डॉलर के ट्रेड सरप्लस में है। अब सरप्लस क्या होता है? जब भी जो है आप
कम माल खरीदते हैं और ज्यादा माल बेचते हैं, तो आप ट्रेड सरप्लस में जाते हैं। मतलब आप खरीद कम रहे हैं लेकिन बेच ज्यादा रहे हैं, मतलब बिजनेस आप ज्यादा वहां पे कर रहे हैं और वहां से खरीदारी कम कर रहे हैं, तो आप ट्रेड सरप्लस में हैं। और इंडिया इस वक्त $21 बिलियन के सरप्लस में है, जो कि बहुत एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए। तो अगर यूएसए ने टैरिफ लगाया भी है तो आई एम 100% श्योर कि बाद में जाके कुछ महीनों बाद या हो सकता है कुछ दिनों बाद ही जो है ट्रंप जो है इसके लिए नेगोशिएशन करेंगे, इसके लिए मीटिंग अरेंज की जाएगी और कहीं ना कहीं जो है हमें इस चीज का फायदा मिलेगा, क्योंकि हम यूएसए में जो है बेचते ज्यादा है खरीदते कम है, तो ट्रेड सरप्लस का फायदा जरूर मिलेगा। अगर इंडिया की इकोनॉमी की बात की जाए तो दो देश ऐसे हैं जहां पे हम लोग ट्रेड सरप्लस में है। एक तो आपका अमेरिका हो गया और एक आपका नीदरलैंड हो गया, जहां पे हम लोग $11.6 बिलियन के ट्रेड सरप्लस में है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस हमें बेनिफिट देने वाला है। अब आते हैं अखिलेश यादव जी के बयान पे, जिन्होंने कहा कि गवर्नमेंट को भी चाइना के साथ कुछ ऐसा ही करना चाहिए और जवाबी कार्रवाई में हमें भी ऐसा रुख अपनाना चाहिए। तो अगर इस पे मैं अपना जवाब दूं, तो अगर इंडिया गलती से भी ऐसा करता है, गलती से भी ऐसा करता है, तो इंडिया की इकोनॉमी पूरी की पूरी कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि चाइना के केस में हम लोग 41.9 बिलियन जो है इसके ट्रेड डेफिसिट में है। क्यों? ट्रेड डेफिसिट क्या होता है? मतलब हम लोग चाइना में बेचते कम है और वहां से खरीदते ज्यादा है। अब जो भी ज्यादातर माल इंडिया में देखते हैं वो चाइना से ही आता है, चाइना से ही मैन्युफैक्चर होके आता है। हालांकि मेक इन इंडिया आने के बाद बहुत सारी कंपनियां हैं जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट लेके आ रही है, बट अभी भी इतनी सारी कोशिशों के बाद भी हम लोग $41.9 बिलियन ट्रेड डेफिसिट में है। तो अगर आप ये सोचो कि ऐसे फालतू बयानबाजी सुन के बिना किसी इकोनॉमिकल राय के गवर्नमेंट उठेगी और उठ के चाइना पे अगर जो है टैरिफ लगा देगी और वहां से जो माल खरीद के आ रहा है और जो हमें मिल रहा है, आप सोचो कि महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो आपका पूरा का पूरा इकोनॉमी कोलैप्स हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो चला रहा है ना उसको बयानबाजी नहीं करनी है, उसको माइक लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करना है कि अरे आपको भी ऐसे जाके चाइना पे जो है टैरिफ लगा देना चाहिए। तो लगाने का नतीजा जो भुगतेगा ना, वो अखिलेश यादव नहीं भुगतेंगे। अखिलेश यादव के बेटे लंदन में पढ़ते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क किसको पड़ेगा? हम लोगों को पड़ेगा, आम जनता को पड़ेगा। हम सब लोग देखते हैं कि चाइना से कितना माल, आप डे टू डे लाइफ में भी देखोगे कितना सारा माल जो है हम लोग चाइना का यूज करते हैं। और आप सोचो कि अगर गलती से भी गवर्नमेंट यहाँ पे टैरिफ लगाती है तो जवाबी कार्रवाई में चाइना तो बैठा ही है आपको टैरिफ लगाने के लिए, वो और टैरिफ बढ़ा देगा। फिर आप सोचो कि आपकी इकोनॉमी कहाँ जाएगी। उनका बयान पे मैं यही बोलूंगी कि अब समझ में आ रहा है कि अब तक हमारा जो यूपी था, उत्तर प्रदेश, वो सबसे बड़ा राज्य होने के बावजूद भी इकोनॉमी में इतना ज्यादा पीछे क्यों था और क्यों अब जाके जो है यूपी नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। इवन हम सबको पता है कि हमारा उत्तर प्रदेश अब गुजरात को भी छोड़ के इकोनॉमी पे नंबर 1 पोजीशन पे पहुंच गया है। तो ये फैक्ट है, चाहे मुझे कोई अंधभक्त क्यों ना बोले, यहाँ पे कोई अंधभक्ति की बात नहीं चल रही है। मैंने सारे फैक्ट्स के साथ, और यहाँ पे आपका सारा डेटा है, आप यहाँ पे डेटा देख सकते हैं। अगर ये जो देश है, जैसे आप रूस पे आप बोल दो कि रूस पे भी आप टैरिफ लगा दो, तो रूस में आप देखो 20.5 बिलियन का जो है ये घाटा जो दिख रहा है ना, ये घाटा नहीं है, ये घाटा नहीं होता है एक्चुअली, ये ट्रेड डेफिसिट है। मतलब वहां से हम लोग जो है माल ज्यादा खरीदते हैं और बेचते कम है, तो ये घाटा नहीं कहा जाता, इसको ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। ये इन्होंने हिंदी में जो है चैट जीपीटी, आजकल आप जानते ही हैं थोड़ा एआई का जमाना है, बट हाँ लगभग आपको इतने का ही जो है ट्रेड डेफिसिट मिल जाएगा। और मैं एक और चीज आपको दिखाऊंगी, देखिए मैं आज जो है एक ट्वीट पढ़ रही थी, हमारे अखिलेश यादव जी का ही ट्वीट है। यहाँ पे मैं आपको साइड में जो है ट्वीट का फोटो लगा दे रही हूँ, जिसमें लिखा है कि आज शेयर मार्केट में एक दिन में ही लगभग 19 लाख करोड़ रुपए की गिरावट, भारतीय अर्थव्यवस्था में महामंदी का एक इशारा है। भाजपा सरकार ने महंगाई और भ्रष्टाचार ही नहीं, अब तो शेयर मार्केट में भी महापतन से देश के देशवासियों की जेब खाली कर दी है। जनता भूले नहीं कि ये वही लोग हैं जिन्होंने संवैधानिक पदों पर रहते हुए शेयर में पैसा लगाने के लिए असंवैधानिक तरीके से आम जनता को बहकाया फुसलाया है। तो भाई जिसको बहकाया फुसलाया है वो आज ही शेयर मार्केट छोड़ दो। गवर्नमेंट ने अगर आपको फुसलाया है तो अगर अपने मन से आए हो तो शेयर मार्केट में कंटिन्यू करना, और कंटिन्यू भी कैसे करना है पूरे प्रॉपर एनालिसिस के साथ। बाकी का पूरा ट्वीट आप खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो गवर्नमेंट ने नहीं बहकाया फुसलाया है,
भाई आपको बहकाया होगा तो कमेंट करके बता देना, मैं भी देखूं कमेंट में कि कितने लोग हैं जिसको गवर्नमेंट ने बहलाया फुसलाया है। एक तरफ जब निर्मला सीतारमन जी बोलती है कि एफएनओ इज नॉट फॉर मिडिल क्लास, तब आप बोलते हो कि गवर्नमेंट जो है लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है, और दूसरी तरफ आप खुद बोल रहे हो कि गवर्नमेंट जो है लोगों को बुला बुला के ट्रेडिंग के लिए बहका रही है, फुसला रही है। तो मुझे नहीं पता है, सबकी इंडिविजुअल अपनी राय हो सकती है, मैंने यहाँ पे अपनी राय रखी है। बहुत हो गया पॉलिटिकल एनालिसिस, अब जरा हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि मार्केट में क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले तो यूएस का ही देख लेते हैं, नेस्डेक 100 का देख लेते हैं कि जिस यूएस ने टैरिफ लगाया है तो उसी मार्केट का क्या हाल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से लेके अगर आप इसका लो कैलकुलेट करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 11% मार्केट गिर गई थी। लेकिन फिलहाल अच्छी बात यह है कि लो से जो है अभी जहां मार्केट बंद हुई है वहां से 5% जो है नेस्डेक ने रिकवरी भी कर ली है। मैं लो से बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे टोटल अभी भी जो है 5% का आपको डाउनफॉल दिख ही रहा है। इसके बाद जो पॉपुलर इंडेक्स है मैं उनकी ही बात करूंगी। इसके बाद अगर आप देखेंगे SP50 की, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिए लो तक, तो यहाँ पे 13% के आसपास की आपको गिरावट देखने को, यहाँ पे आपको 13% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। और आप देखिए कि अपने लो से जो है इसने लगभग 5% की रिकवरी इसने भी कर ली है। तो ऐसे करके हर इंडेक्स जो है थोड़ा बहुत रिकवरी कर रहा है। इसके बाद हम लोग डाउ जोन्स देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डाउ जोन्स की अगर हम लोग बात करें तो डाउ जोन्स देखिए यहाँ से इसका जो लो है 13% डाउ जोन्स भी गिर चुका था। अब इसकी रिकवरी देखते हैं इसने कितनी रिकवरी की है। अगर इसके लो से बात की जाए, अगर इसके लो से बात करें तो लगभग जो है 6% के आसपास जो है नेस्डेक ने लगभग 6% के आसपास जो है डाउ जोन्स ने रिकवरी कर ली है। तो ऐसे करके रिकवरी हुआ है। अब जरा इंडियन मार्केट भी हम लोग देख लेते हैं। अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो इंडियन मार्केट में कितना फॉल आया था, इंडियन मार्केट में 5% के आसपास का फॉल आया था, जिसमें से आप देख रहे हैं आज 2% के आसपास जो है रिकवरी भी हो गई है। अगर लो से बात की जाए तो लो से आप देखिए 4% के आसपास की रिकवरी हो चुकी है। ऑलमोस्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कितना रह गया है, यहाँ से केवल और केवल जो है केवल और केवल 1% से भी कम 0.63% की रिकवरी बची है। मतलब मार्केट, हमारे इंडियन मार्केट पे तो फिलहाल कोई असर नहीं हुआ है। मार्केट गिरा था और पूरा का पूरा ऑलमोस्ट रिकवर हो चुका है। ये आपको चार्ट पे भी नजर आ रहा है, मैं कोई जो है मुंह से नहीं बता रही हूँ, आपको चार्ट पे दिख रहा है जो आप आराम से देख सकते हैं। तो हमारा इंडियन मार्केट तो ऑलरेडी रिकवर हो चुका है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडिया के पास प्लस पॉइंट है क्योंकि हम लोग ट्रेड सरप्लस में है। तो वैसे भी जो है यूएस के पास हमारे लिए करने के लिए कुछ ज्यादा बचा नहीं है। और हम सब लोग जो है बीजेपी गवर्नमेंट को जानते हैं, ज्यादा चुई चाय करेंगे तो बहुत सारे हथियार हमारे पास भी है। बिजनेस में हम जहाँ पे ट्रेड सरप्लस पे है हमारे पास प्लस पॉइंट रहता ही है। अगर इसके आगे क्या, अब हम अगर ये बात करें कि इसके आगे क्या, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको 1 डे पे शिफ्ट करते हैं। और मैं आपको बताती हूँ कि हमारे जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप इसको देखोगे, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये। और इस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ये हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं। ये जो लेवल है, अब देखो कितनी बार मार्केट 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7, और ये भी अगर आप जोड़ लोगे तो लगभग 8 बार जो है मार्केट इस लेवल पे आया है। थोड़ा सा नीचे गया है बट सस्टेन नहीं कर पाया है, और फिर मार्केट इस लेवल को तोड़ के ऊपर चला गया है। और इस बार भी यही हुआ, इतनी बड़ी मंदी के बाद भी मार्केट अपने इस लेवल पे जो कि 21,850 का लेवल है, मार्केट फिर से ऊपर चला गया है। और अगर आप 1 डे के हिसाब से देखोगे तो ये जो आपका सपोर्ट है मार्केट ऊपर जा चुका है। अब रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस आप बोलोगे ना, वो है आपका 22,650 के आसपास, जहां पे ऑलमोस्ट मार्केट आज बंद ही हुई है। तो अपनी रेजिस्टेंस पे बंद हुई है। और अगर मैं कल के एनालिसिस की बात करूं, मुझे लगता है कि कल भी हमें मार्केट में एक गैप अप ओपनिंग ही देखने को मिलने वाली है। और गैप अप ओपनिंग करके अगर हम लोग नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है 23,200 के आसपास का एक रेजिस्टेंस दिख जाएगा। और उसके ऊपर एक जो रेजिस्टेंस है वो 23,800 के आसपास का रेजिस्टेंस आपको दिख जाएगा, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मार्केट 23,800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रही है और ना ही 21,800 के नीचे जा पा रही है। तो बहुत एक रेंज बाउंड मार्केट जो हो चुका है। आई होप जब इस बार रिकवरी हो मार्केट में तो मार्केट 23,800 के लेवल को क्रॉस करके ऊपर अगर जाती है तो हमें एक लाइफ टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। अगर अभी के लिए इस वीक के लिए कहा जाए तो अगर कोई बैड न्यूज नहीं आती है तो फिलहाल कल के लिए, वेडनेसडे के लिए, तो मार्केट ऊपर के साइड में ही दिख रही है। बाकी देखिए न्यूज पे डिपेंड करता है, अगर कोई बैड न्यूज आ जाती है जो कि मुझे नहीं लगता है कि अब आएगी,
क्योंकि कहीं ना कहीं दिमाग उनका ओपन हो गया है, क्योंकि जो आपके यूएस मार्केट है ना वो इतना गिरा है और वहां के लोगों ने ही खुद अपने ही जो प्रेसिडेंट है उनको इतना सुनाया है कि मुझे नहीं लगता है कि अब इससे ज्यादा वो टैरिफ बढ़ाने वाले हैं। मुझे लगता है वो नेगोशिएशन के लिए आएंगे, आगे आएंगे और कहीं ना कहीं एक बीच का, ना मेरा ना तेरा वाला, कहीं ना कहीं एक बीच का जो है बात फाइनल होगा हर एक देश के साथ। एक यूनिट मीटिंग जरूर बुलाई जाएगी, हमें बहुत जल्दी ये चीज देखने को मिलेगा और कहीं ना कहीं बीच का कोई ना कोई चीज फाइनल जरूर होता हुआ दिखेगा। क्योंकि ये जो टैरिफ का डिसीजन था ना, इन्होंने खुद अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मारा है और इनके देश के ही जो कारोबारी हैं उनको ही बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला है। तो अब तो दिमाग खुल गया होगा। तो थोड़ा जो एलोन मस्क है जब से आ गया ना पॉलिटिक्स में, तब से थोड़ा ज्यादा दोनों लोग मिलके थोड़ा लोगों को और देशों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि 2 दिन में दिमाग इनका खुल गया होगा। हालांकि मैं अगर दूसरे पहलू की बात करूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने भी फ्यूचर को सेल किया होगा और फ्यूचर सेल करके बहुत मोटा पैसा कमाया होगा। जाहिर सी बात है, ट्रम्प हैं और ट्रम्प को ही पता है कि वो कब क्या डिसीजन लेंगे और उन्हें इतना तो ज्ञान जरूर है कि मेरे टैरिफ बढ़ाने पे मार्केट कितना गिर सकता है। तो जब मार्केट गिरा तब थोड़ा सा जो है पोलाइट लुक अपना लिया है उन्होंने, थोड़ा सा तो मतलब पहले से नरम हुए हैं और जैसे ही वो नरम हुए तो फिर मार्केट में रिकवरी भी शुरू हो गई है। तो मुझे नहीं लगता है फिलहाल के लिए, इस वीक के लिए और वेडनेसडे के लिए, कि मार्केट में 10% या 20% का जो है कोई गिरावट आने वाला है। जैसा कि हमें कई दिन से वीडियो में दिख रहा है कि बहुत बड़ा रिसेशन आएगा, सबसे बड़ा रिसेशन आएगा। फिलहाल टैरिफ के चलते अभी इस वीक में मुझे ऐसा नहीं लगता है। अगर कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज अगर आ जाती है, मतलब अब कोई कौन ही जानता है कि ट्रम्प साहब क्या करने वाले हैं, उसकी बात अलग है। बट टेक्निकल पे जो है हमारा मार्केट तो पॉजिटिव नजर आ रहा है फिलहाल इस वीक के लिए, पॉजिटिव नजर आ रहा है और यहाँ पे आप रेजिस्टेंस लेवल भी देख सकते हैं। बाकी अभी तो वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से ऑलरेडी प्रीमियम्स बढ़ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि वेडनेसडे और थर्सडे ऐसा दिन होने वाला है जब जो वॉलेटिलिटी के नाम पे प्रीमियम बढ़े हुए हैं वो थोड़ा प्रीमियम अपने आप को मैनेज करेंगे। तो हो सकता है कि अब जाके वेडनेसडे और थर्सडे के दिन बायर्स को उतना प्रॉफिट ना हो। अगर अगर मैं बोल रही हूँ, अगर लगा रही हूँ, अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी नहीं आती है, मार्केट थोड़ा भी साइडवेज होता है, तो प्रीमियम जो है अपने आप को अपने सामान्य लेवल पे लाने के लिए प्रीमियम्स घटेंगे और फिर ऑप्शन बायर्स को थोड़ा सा तो जो है लॉस उठाना पड़ सकता है। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो अभी से अलर्ट हो जाइए। ट्यूसडे के दिन, मतलब आज के दिन भी आपने देखा होगा कि मार्केट भाग रहा था तो प्रीमियम बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रहे थे, लेकिन जब मार्केट में थोड़ा भी फ्लक्चुएशन आ रहा था तो प्रीमियम बहुत तेजी से भी गिर रहे थे। बढ़ रहे थे बहुत जल्दी जल्दी लेकिन गिर भी बहुत तेजी से रहे थे। वो इसलिए हो रहा था क्योंकि जो प्रीमियम है ना वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, क्योंकि कल जो बड़ी गिरावट आई थी उसकी वजह से जो एक ही बार प्रीमियम्स बढ़ गए थे, जैसा कि अक्सर हम लोग इलेक्शन वगैरह में देखते हैं। तो वो ऐसा वॉलेटिलिटी के नाम पे जो प्रीमियम बढ़ जाते हैं वो प्रीमियम अपने आप को ना नॉर्मल रेंज में लाने के लिए थोड़ा सा जो है गिरते हैं। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि आप जो है प्रीमियम में बहुत बड़े बड़े बिग बन रहे थे, प्रीमियम तो बहुत तेजी से भाग रहे थे, बट आप ध्यान दीजिएगा गिर भी बहुत तेजी से रहे थे। तो इसीलिए ऑप्शन बायर वेडनेसडे और थर्सडे को थोड़ा सा केयरफुल हो जाइएगा और प्रीमियम्स को बहुत सोच समझ के ही परचेस कीजिएगा। बाकी इन 2 दिनों में आपने प्रॉफिट किया कि नहीं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आई होप मार्केट के इस एनालिसिस को देख के थोड़ा सा तो आप रिलैक्स फील कर रहे होंगे, खासकर अगर आप इन्वेस्टर भी हैं तो थोड़ा रिलैक्स फील हुआ होगा कि नहीं भाई, सबसे बड़ी मंदी तो शायद नहीं आने वाली है। फिलहाल इस वीक में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। तो थोड़ा तो अभी रिलैक्स आपने फील किया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।